हम लोगों ने कल पढ़ा था बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, नहीं? प्रत्यक्ष बुद्धि, अप्रत्यक्ष बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। आज विश्लेषण के साथ समझेंगे कि प्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है और सामाजिक बुद्धि क्या होता है और प्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है। ध्यान दो। तो प्रत्यक्ष बुद्धि, इसमें व्यक्ति को वस्तुओं एवं पदार्थों को भली प्रकार समझने की शक्ति होती है, पहले से इनको पता होता है। किसी भी वस्तु को पहचानने की, किसी वस्तु को जानने के लिए, किसी भी चीज को परखने के लिए पहले से उसके अंदर शक्तियां होती है, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष बुद्धि। एक तरह से कहा जाए तो बच्चा जो जन्म लेता है तो फिर कैसे वो पहचान लेता है कि ये वस्तु ये है, ये वस्तु ये है ना? अगर उसके सामने खिलौना दे दिया जाए या कोई दूसरा चीज दे दिया जाए, कैसे खिलौना छीन लेता है तो रोने लगता है, रोने लगता है ना? फिर दे दो तो चुप हो जाता है। क्यों? इसका क्या कारण? क्योंकि उसको भली प्रकार पता है ये क्या है। इसीलिए इसमें व्यक्ति को वस्तु और पदार्थ को भली प्रकार समझने की शक्ति होती है। यह बुद्धि बालक की शैशवावस्था, शैशवावस्था कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है ना, तभी तो शैशवावस्था से ही प्रतीत होने लगती है। हर चीज को पहचान के देखते हो। बचपन में जब शैशवावस्था में ही चौंकने लगता है, ये देख करके चौंकता है, वो देख करके, कभी कभी तो किसी चीज को देख के रोने लगता है ना? किसी व्यक्ति को देख के रोने लगता है। इसलिए ये प्रत्यक्ष बुद्धि होता है। जो प्रत्यक्ष बुद्धि जन्म के साथ ही आता है ना? प्रत्यक्ष बुद्धि जन्म के साथ ही आता है। और अप्रत्यक्ष बुद्धि क्या होता है? इस बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने से संबंध होता है। अप्रत्यक्ष बुद्धि मतलब ये कि इस बुद्धि का प्रयोग करके हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर किसी दूसरे चीज से सीख करके हम सीखते हैं, समझ करके सीखते हैं, ठीक है ना? जैसे इस बुद्धि का प्रयोग पुस्तकीय ज्ञान को समझने के लिए, किसी प्रतीक यानी कि कोई चिन्ह वगैरह होता है ना, उसको समझने के लिए, चिन्हों को समझने में क्या जाता है? कौन से बुद्धि का प्रयोग? अप्रत्यक्ष बुद्धि का प्रयोग। प्रत्यक्ष तो डायरेक्ट पहचान सकते हैं, ये वो है, ये वो है, ये वो है, लेकिन अप्रत्यक्ष के लिए हमें किताब चाहिए होगा, अप्रत्यक्ष के लिए हमें कोई चिन्ह चाहिए होगा। सपोज वो रास्ता में पता नहीं है तो रास्ता जाने के लिए हमें कोई ना कोई चिन्ह दिया हुआ रहता है रोड के साइड में, नहीं? उसको रोड साइन कहा जाता है। तो रोड का चिन्ह दिया होता है, उस चिन्ह को देख करके पता चलता है हम इधर जा रहे हैं। नहीं, किताब को देख करके पता चलता है हम कौन सा किताब ले रहे हैं। चिन्ह को देख करके पता चलता है कि ये कौन सी किस प्रकार की वस्तु है ना जी? तो ये कहते हैं अप्रत्यक्ष बुद्धि। क्या कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष बुद्धि का प्रयोग पुस्तकीय ज्ञान को सीखने के लिए, प्रतीकों को समझने के लिए, चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है, ठीक है? अब है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाने की क्षमता से है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना समाज के अनुकूल बना लेता है, कितना समाज के प्रति ढाल लेता है। हम लोग समाज में ही न रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा तेज तरार है पढ़ने में या बुद्धि उसके पास ज्यादा है, लेकिन वो समाज के अंदर नहीं है, समाज के साथ नहीं रहता है, तो उसको सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सामाजिक ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब तक हम समाज के साथ मिले नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति को समाज के अनुकूल, जिस तरह से समाज चाहती है उस तरह से बनाने की क्षमता से है। सामाजिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति सामाजिक एवं सांप्रदायिक कार्य को करने में भली भांति रुचि रखते हैं, है ना? कोई भी सामाजिक काम होगा, सामाजिक ज्ञान होगा तो ही सामाजिक काम करेगा। सामाजिक ज्ञान नहीं होगा तो सामाजिक काम नहीं करेगा। उसको वो वाला काम करने में बोर लगेगा, क्या कहते हैं, बहुत ही बेकार लगेगा। इसलिए सामाजिक बुद्धि भी जरूरी है। किसी भी इंसान को आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये तीनों ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर प्रत्यक्ष ज्ञान है तो हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान से कितना समझ सकते हैं? हमें पुस्तकीय ज्ञान तो लेना पड़ेगा ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी जरूरी है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी जरूरी है। अब दुनिया को समझने के लिए सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है कि नहीं? तो इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन व्यतीत करने के लिए हमें तीनों प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष बुद्धि का भी, अप्रत्यक्ष बुद्धि का भी और सामाजिक बुद्धि का भी। अब है बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार हैं। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का मतलब है ऐसा बुद्धि परीक्षण जो अलग अलग परीक्षण किया जाए, है ना? जैसे मान लो 10 व्यक्ति है
तो 200 व्यक्ति का परीक्षण अलग अलग करें, अलग अलग से पूछें, है ना, अलग अलग से जांच पड़ताल करें, उसको कहते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है कि जब 10 व्यक्ति है तो 200 व्यक्ति को एक ही बार में परीक्षण ले लिया जाए, उसको कहते हैं हम लोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है ना। इसीलिए व्यक्तिगत बुद्धि तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। नंबर 1, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय एवं श्रम। समय का मतलब समय तो अधिक अलग ही करेगा। मान लो हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, अभी तुम लोग होते एक बैच में, तो बैच वाला को तो एक साथ पढ़ा देते हैं, इसमें टाइम ज्यादा लगता है नहीं, और समय मेहनत भी कम लगती है। उसी तरह से अगर नीचे वाले जूनियर बैच को देखें, जो बच्चे हैं उसको अगर देखा जाए तो कैसे होगा, सबको अलग अलग सुना जाता है, नहीं सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या टाइम भी ज्यादा जाता है, मेहनत भी ज्यादा जाता है कि नहीं। जो हम 2 घंटा में पूरे क्लास को पढ़ा देंगे, 2 घंटा में कितना विद्यार्थी निपटाएंगे, इसको अलग अलग पढ़ाए। इसीलिए तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में समय और श्रम अधिक लगता है, समझ में आया। और सामूहिक में समय और श्रम कम लगता है, कम लगता है ना। कोई भी काम अगर काम ही करना, देखो ना, कोई भी काम अगर अलग अलग काम करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। खाना ही बनाने के लिए अगर देखा जाए तो सब व्यंजन अगर अलग अलग बनाओगे तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है। जैसे अगर चावल बनाना है, दाल बनाना है और चोखा बनाना है, तो तीनों में टाइम लगेगा। अगर तीनों को मिला के खिचड़ी बना दिया जाए तो कम टाइम लगेगा ना, तुरंत तैयार होता कि नहीं होता है। जो काम 2 घंटा में होने वाला था सो 1 घंटा में क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में समय और श्रम कम लगता है, ठीक है ना। दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दे। सही बात है, इसीलिए हमारे पास कोई भी गार्जियन आते हैं तो अलग से सौर्य करा, देखो भाई, है कि नहीं, बढ़िया ध्यान दे, विशेष ध्यान दे। विशेष ध्यान का मतलब क्या हुआ, उसको व्यक्तिगत तरीके से दिखा जाए, ऐसा नहीं सामूहिक तरीके से नहीं देखा जाए। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में ऐसा नहीं होता। ध्यान दिया जाता है लेकिन सबको अलग अलग नहीं ना ध्यान दिया जाता है, सबको एक ही साथ बताया जाता है। समय बाद में अगर डॉट आया, डॉट पूछ सकता है तो फिर तो व्यक्तिगत हो गया, डॉट पूछा तो व्यक्तिगत हो गया। और तीसरा है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का परिणाम शुद्ध और विश्वसनीय होता है। सही बात है, जब अलग अलग रिजल्ट चेक करता है तो वो शुद्ध होता है, विश्वसनीय होता है। अगर उसी समूह में अगर एक के बार रिजल्ट बता दिया जाए उसको कितना मानेगा लोग, है कि नहीं। इसी तरह से देखते हो एग्जाम में जो रिजल्ट आता है, एक के बार रिजल्ट दे देता है और तुरंत ही रिजल्ट सब बखला जाता है, नहीं इसमें धांधली कुछ हुआ है, नहीं कहता कि नहीं कहता है, कम विश्वसनीय है। इसीलिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का परिणाम शुद्ध भी होता है और विश्वसनीय भी होता है, विश्वास भी होता है, भरोसा भी होता है, और जबकि सामूहिक में ऐसा नहीं होता है। ये तो हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। अब और भी बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें शाब्दिक होता है और अशाब्दिक होता है ना। जैसे व्यक्तिगत की बात किया जाए तो व्यक्तिगत में भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। सामूहिक में भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। एक ही बार में हमने ले लिया शाब्दिक और अशाब्दिक का, ध्यान दो। तो शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर क्या है, तो शाब्दिक में भाषा तथा शब्दों की समस्या रखी जाती है। सही बात है, शाब्दिक का मतलब शब्द, शाब्दिक का मतलब शब्द। कोई लिख करके परीक्षा लो, कोई क्वेश्चन दे करके परीक्षा लो, कोई पेपर दे करके परीक्षा लो, शाब्दिक कहलाएगा, समझे। और अशाब्दिक में चित्र चाहिए होगा, चिन्ह चाहिए होगा, संकेत चाहिए होगा, प्रतीक चाहिए होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब नर्सरी के बच्चे के लिए देखोगे उसका जो टेस्ट पेपर आता है उसमें शब्द से ज्यादा चित्र रहता, दिया हुआ रहता है ना। अरे किताबें उल्टा के देख लो ना, अभी तुम लोग इतना किताब पढ़ रहे हो, उसमें कहाँ चित्र दिख रहा है, कहीं दिख रहा है चित्र, नहीं ना। छोटे बच्चों की किताब उठा के ले लो, अ से लेकर के ज्ञान तक पूरा का पूरा चित्र रहता है। क्यों, ताकि वो चित्र से समझे। समझ में आया, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो उतना जानते नहीं है शब्द के बारे में, तो शब्द के बारे में नहीं जानते, इसलिए उसको क्या दिया जाता है, चित्र, चिन्ह, प्रतीक, समझे। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में शब्दों की समस्या रखी जाती है, जबकि अशाब्दिक में चित्र, संकेत, प्रतीक रखा जाता है ना। शाब्दिक परीक्षण जो होते हैं शिक्षित व्यक्ति के लिए होता है,
जो पढ़े लिखे, जो जानते हैं। लेकिन अशाब्दिक किसके लिए होगा? निरीक्षक, जो नहीं जानते हैं। और विदेशी, मान लो हम ले ले टेस्ट हिंदी का, विदेश अंग्रेज आ गया यहाँ पे, उसको दे देंगे हिंदी का पेपर, क्या लिख के लाएगा वो? कुछ होगा? फिर उसके लिए क्या चाहिए? चित्र चाहिए, संकेत चाहिए, या तो प्रतीक चाहिए, कोई चिन्ह चाहिए। शाब्दिक में क्या होता है? कम खर्च होता है और कम समय लगता है, कम समय भी लगता है। एक बार पेपर दे दो, लिख कर निकल जाएगा। अशाब्दिक में क्या होगा? कहाँ से लाना है चित्र, पहले ढूंढो, फिर उसको सेट करो, फिर उसके सामने प्रस्तुत करो, तब वो समझेगा, तब उसके बारे में विश्लेषण करेगा। अब चेक करने वाला भी उसको भी आना चाहिए, तो ही चेक कर पाएगा। इसीलिए शाब्दिक में कम समय लगता है, कम खर्च होता है। अशाब्दिक में इससे ज्यादा खर्च होता है और ज्यादा समय लगता है। तो आज के क्लास में क्या सीखा? बुद्धि के प्रकार के बारे में, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, व्यक्तिगत बुद्धि और सामूहिक बुद्धि में अंतर, और शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में अंतर। आज ये चैप्टर लास्ट हो गया। जो भी पहला चैप्टर में मेन पॉइंट था हमने लिखा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर चांस है या इसका आने का और ज्यादा चांस है इसका आने का। ठीक है।